चलो कुछ बातें। अर्थ है हमारी, अर्थ क्या करती है, इसको खींचती है। इसके अंदर जितना मास है उस मास में जी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या मिल जाता है, वेट मिल जाता है। बात समझ में आई? ठीक है। तो अर्थ ने इसे कितने फोर्स से खींचा है, mg से, तो इसने भी अर्थ को खींचा होगा कितने से, mg से, राइट। तो कुछ बातें तो मिसकंसेप्शंस तो ये हैं, तुम जरा पेज ना था एकदम सब छोड़ दो, सुनो खाली शांति से। जब पढ़ा रहे हो तो जो है, कभी चिड़ियाघर गए हो, वहां बंदरों को ध्यान से देखो, हरकतें मिलती जुलती नजर आएंगी। अब पैर नहीं हिलाओ, एकदम शांति से बैठो, एकदम शांत बुद्ध की तरह। अब इधर देखो, हाँ गुड। तो अगर कोई, ये पृथ्वी है हमारी, इस पे कोई ब्लॉक रखा है मास m का, तो इस मास m को धरती खींचती है mg से, और धरती को भी ब्लॉक खींचता है कितने से, mg से। दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। जब दो चीजें खींचेंगी तो दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा, और ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा। ये पृथ्वी इसको धक्का देगी और इसको धक्का देगा, तो ये रुका रहेगा। यानी ऐसा होगा कि ये ब्लॉक हुआ, ये हमारी अर्थ हुई, इसने इसे खींचा mg से, इसने इसे खींचा mg से, और यहां पे ये n हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसा हो, श्योर? हाँ, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, यानी तुम यहां खड़े हो, पृथ्वी तुम्हें खींच रही है, और जिस टेबल पे खड़े हो वो भी तुम्हें खींच रहा है। तुम क्या हुए, वहां खड़े रह पाओगे? अगर तुम्हें पृथ्वी भी खींचे mg से, और तुम्हें जिस टेबल पे खड़े हो वो टेबल भी खींचे n से, तो तुम्हारे ऊपर दो फोर्स लगने लगे एक ही डायरेक्शन में, क्या तुम बैलेंस रह पाओगे? ऐसा एक बार हुआ है, कब? सीता जी के साथ, जो खेत में खड़ी थी और mg से पृथ्वी खींच रही थी, जिस जमीन पे खड़ी थी वो भी खींच ली, बस गई अंदर। नहीं समझे क्या? हाँ, नहीं समझा। गिलास में पानी भरा हुआ है, पानी का वेट किस पे लगेगा, गिलास पे। ये बेवकूफी की बात है, पानी पे। पानी का वेट किस पे लगेगा, पानी पर ही लगेगा। गिलास तो उसे सहारा देके रोके हुए, और गिलास का वेट किस पे लगेगा, टेबल पे। गिलास, पानी का वेट पानी पे लगेगा, गिलास का वेट गिलास पे लगेगा, टेबल का वेट टेबल पे लगेगा। बात समझ में आई? कभी भी पानी का वेट गिलास, घड़ी मेरे हाथ में है, घड़ी का वेट क्या मेरी कलाई पे लग रहा है, किस पे लगेगा, घड़ी पे। मेरी कलाई पे क्या लग रहा है, रिएक्शन, ठीक ना। तो यहाँ पे पता चला कि मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं यहाँ खड़ा हूं, मुझे धरती खींच रही है, और जिस टेबल पे खड़ा हूं वो भी मुझे खींच रहा है, तो मेरा क्या होगा, मैं गया नीचे। नहीं समझे बात को? तुम बेंच पर बैठे हुए हो, तुम्हें धरती खींच रही है mg से, खींच रही है ना। अगर मान लो कमरा ग्रेविटी फ्री होता, ग्रेविटी होती ही नहीं, तब बेंच की जरूरत रहती क्या, कुछ नहीं। आराम से ऐसे करके दरवाजे में बैठ जाइए, इस तरह से कोई धक्का दे दे, बस इस तरह से भीतर आ गए। भीतर आ गए तो रुकेंगे भी नहीं, जाके दीवार से टकरा जाएंगे, फिर वहां किसी से डंडा उंडा से कोई मैनेज करके बैठा दे। हवा में बैठे हुए आराम से इस तरह से, या हवा में खड़े हैं, गिरेंगे ही नहीं ना, क्योंकि कौन खींचता है आपको, अभी बेंच हटा दिया जाए आपके नीचे से तो आप क्या होंगे, उठ जाए, हवा में से उठ जाएंगे। क्या होगा, गिर जाओगे। क्यों गिर जाओगे, क्योंकि धरती हमारी माता है, वो खींचती है नीचे की तरफ, नीचे खींचेगी, गिर जाओगे। तो अभी क्यों नहीं खींच रहे, अभी क्यों नहीं गिर रहे हो, क्योंकि बेंच जिसपे तुम बैठे हो वो धक्का देकर तुम्हें रोक दिया है। जहां तुम बैठे हो वो बेंच तुम्हें क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, खींच रहा है, धक्का दे रहा है। बात पहले समझ लो। अगर ये गिलास ना होती तो क्या होता, पानी गिर जाता। पानी का वेट तो पानी पे लग रहा है, इस गिलास ने आके सहारा दे दिया, रोक दिया। तो टेबल जिस पे बेंच पे तुम बैठे हो वो तुम्हें सहारा दे रहा है। धरती सारी चीजों को गिरा देना चाहती है अपनी सतह पे, लेकिन इसीलिए हम चीजें को उन्हें रोक देते हैं। मैं इस डैश पे खड़ा हूं,
अगर ये डैश ना होता तो मैं नीचे गिर जाता। मैं रुका हुआ हूं, यानी धरती के खिंचाव को टेबल ने धक्का देके रोक दिया है। बात समझ में आई? यानी मुझ पे कितने फोर्स लग रहे हैं? अगर कोई आदमी धरती की सतह पे खड़ा है तो उस आदमी पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 2। आदमी को अलग करो, धरती को अलग करो। तकलीफ हुई क्या? तकलीफ हो रही है? नहीं ना। आदमी को अलग करो, धरती को अलग करो। इसका मास m है, धरती इसको कितने से खींचेगी? mg से, और ये भी धरती को कितने से खींचेगा? mg। फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, mg से खींचेंगे, ठीक बात है। और क्या होगा? लेकिन यहां क्या हो रहा होगा? आदमी क्यों नहीं धरती के अंदर समा गया? क्योंकि सरफेस ग्राउंड ने उसे धक्का देके n से और n से रोक लिया। तो ये आदमी पे 2 फोर्स लग रहे हैं। तो मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? 2 फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन? मेरा वेट जो धरती मुझे खींच रही है और टेबल का धक्का। बात समझ में आ गई? यानी क्या मेरा वेट इस टेबल पे लग रहा है, डैश पे नहीं। मेरा वेट मुझ पे लग रहा है, डैश पे क्या लग रहा है? मेरा रिएक्शन लग रहा है। डैश पे मेरा रिएक्शन लग रहा है। ये बात समझ में आ गई? पंखा हुक से टंगा हुआ है, पंखे का वेट किस पे लग रहा है? पंखे पे कि हुक पे? पंखे पे। हुक पे क्या लग रहा है उसका? रिएक्शन। पेन मेरी उंगलियों में फंसी हुई है, पेन का वेट किस पे लग रहा है? पेन पे। उंगलियों पे क्या लग रहा है? रिएक्शन। तुम टोपी पहने हुए हो, ये रुमाल बांधा हुआ है, ये रुमाल बांधा हुआ है, तो तुमको टोपी नहीं मिल रही थी रुमाल बांधे हुए, तुम भूल गए हैं? कौन बोला निकाल दो? लगा लो अब। सर बोले निकाल दो। सर को क्या तकलीफ हो रही थी? पेट किस पे लग रहा है? उसकी खोपड़ी पे? किस पे लग रहा है? टोपी पे। खोपड़ी पे क्या लग रहा है? रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? ठीक बात है। इतना बात सीख लिया, बहुत बड़ी बात सीख लिया। अब अगले साल सीखना कुछ एक बात हो गया। ये बात इस साल का अचीवमेंट है, समझे? अब हो गया काम खत्म, इस साल का पढ़ाई खत्म हो गया। फाइल क्लोज। अच्छा देखो, ऐसा हुआ, टेबल पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, राइट? क्या ब्लॉक का वेट mg टेबल पे लग रहा है? नहीं। क्या लग रहा है? रिएक्शन। यानी कि ब्लॉक यहां, टेबल यहां, बात हुई खत्म। इसका वेट mg ब्लॉक पर ही लगेगा। यहां कड़े सरफेस हैं, 2 कड़े सरफेस हमेशा एक दूसरे को धक्का देते हैं। ये डायग्राम ऐसा बनेगा। ये बात ठीक है कि गलत? ये बात सही है? गलत? क्योंकि 2 खींचेगा थोड़ी यार, क्या कर रहा है वो? धक्का दे रहा है। तो ये इसे n से धक्का दे रहा है और ये भी इसे n से धक्का दे रहा है। 2 कड़े सरफेस हमेशा धक्का देंगे। मैं दीवार पे ऐसे खड़ा हूं, इससे ऐसे लाइक दिस, मैं इस तरह खड़ा हूं, तो ये बोर्ड मुझे क्या कर रहा है? खींच रहा है। क्या खींचेगा तो मैं चला जाऊंगा बाहर, इधर अंदर, है कि नहीं? अंदर मतलब बाहर, इधर बाहर खुला है, मैं तो बाहर चला जाऊंगा। तो ये क्या कर रहा है? बोर्ड मुझे धक्का दे रहा है ना? अब मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, मैं इस तरह से खड़ा हो जाता हूं, तो मुझे कहां से? ये जमीन भी धक्का देकर रोके हुए है और मैं ऐसे खड़ा होता हूं। ये भी तुम देख लो, दरिद्र नारायण देख लो, इधर इतना रंगीन कपड़ा पहन के और खोपड़ा भी रंगीन होना चाहिए। खोपड़े में भूसा भरा हुआ है, इधर देखो। आदमी कितने चीजों के कांटेक्ट में है? जमीन के, बोर्ड के और यहां के। तो मेरे ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? 4। 3 नहीं बेटा, 4। पहला, धरती खींच रही है mg से, एक यहां रिएक्शन है, एक यहां रिएक्शन है, एक यहां रिएक्शन। ये भी धक्का दे रहा है, ये भी धक्का दे रहा है, ये भी धक्का दे रहा है। कड़ा सरफेस हमेशा क्या करेगा? धक्का देगा। खींचने का काम कौन करता है? रस्सी। स्ट्रिंग खींचती है, धागा, रस्सी, रोप, कॉर्ड, वो खींचती है। और हार्ड सरफेस क्या करता है? धक्का देता है। ठीक है, तो ये डायग्राम सही है क्योंकि हार्ड सरफेस धक्का दे रहा है। धरती नीचे छुपी है चुपचाप, धरती के खिंचाव को टेबल का धक्का बैलेंस कर ले रहा है। ये बात तुम्हारे दिमाग में जाननी चाहिए, नहीं तो तुम मैकेनिक्स नहीं पाओगे। मैं बार बार इसी पे एम्फेसिस कर रहा हूं, ठीक है? राइट? कान तुम्हारा यहां पे, कान का वेट कहां लग रहा है? कई कहते हैं जमीन पे, जो पूरी बॉडी, कान यहां है और वेट जमीन पे लगेगा। कान जहां पे है उसका वेट वहीं पे लगेगा, कान पे, लेकिन यहां जुड़ा हुआ है किसी चीज से, तो रुका हुआ है वहां। बात समझ रहे हैं? अभी वहां काट दीजिए तो क्या होगा? नीचे, है कि नहीं? बात समझ में आई? ठीक बात। तो ये बात तुम्हें समझ में आ रही। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक बॉडी यहां पे है
मैंने पिछली बार 11 केसेस लिए थे, ठीक ना? हाँ, F इज इक्वल टू ma पे चर्चा किए थे। F इज इक्वल टू m इंटू ए, नहीं किए थे? क्यों करे नहीं किए थे? तुम करो किए थे। कौन करा किए थे? तुम पिछले बैच में पढ़े हो क्या? अरे यार मूर्ख हो क्या एक नंबर से। इतना ही ना खाली बताए होंगे? 2 मिनट में तुम समझोगे तो 1 घंटा चाहिए तुमको समझाने, कलेजा फाड़ फाड़ के समझाना पड़ेगा। देखो अभी घबराओ नहीं, अभी समझो बेटा, समझो तुम जो। देखो ध्यान से सुनो, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसमें कितने शब्द यूज हुए हैं? फोर्स, मास, एक्सेलरेशन। ये तीनों फिजिक्स के शब्द हैं। कोई चीज फिजिक्स का शब्द कब बनता है? जब उसका प्रैक्टिकली कोई एग्जाम्पल होता है तब होता है। ये फिजिकल क्वांटिटी हैं, बात समझ में आई? ठीक है, लेकिन अलग से m और a का मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू ए, ये फिजिक्स का शब्द नहीं है, ये मैथ्स का शब्द है। इट हैज नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। फिर भी फोर्स में से मास मत घटाइएगा। मैं पूछूं कि 3 आलू में से 4 केला निकाल दो, क्या बचेगा? 3 आलू माइनस 4 केला, क्या होगा बोलो? हाँ अच्छा लो, 4 आलू में से 3 केला घटा दो, लो 4 आलू माइनस 4 आलू प्लस 3 केला बराबर 7 सब्जी। ये तो बन सकता है, घटाओगे तो गड़बड़ा जाएगा। अरे केले की सब्जी बनती है, पके हुए केले नहीं है, वो कच्चा केला है, ये कच्चा केला है। पके केले की बना दो यार, उसको कोई रोका थोड़ी है। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, कभी भी इसमें से इसको मत घटाना। मतलब ऐसे लोग भी हैं जो फोर्स में से मास घटा देते हैं, मास में से एक्सेलरेशन घटा देते हैं। सेम क्वांटिटी, 3 आलू में से 2 आलू घटाओगे अच्छा लगेगा। मैं कोई 3 आलू माइनस 2 टमाटर, क्या होगा? कुछ नहीं। ठीक है, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन, ये तीनों अलग से कैसी क्वांटिटीज हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और एम ए कैसी क्वांटिटी है? मैथमेटिकल क्वांटिटी। ये मैथमेटिकल क्वांटिटी है। बात समझ में आई? ठीक बात। अब तुम समझो हमारी बात को। अगर कोई ब्लॉक यहां, अच्छा सुनो ध्यान से, एम ए जो है वो मैथ का शब्द है, एफ जो है वो फिजिक्स का शब्द है। ये इक्वेशन क्वांटिटी के हिसाब से सही है, क्वालिटी के हिसाब से गलत नहीं है। वो हम लोग गलत समझते हैं। ये इसकी क्वालिटी अलग है, इसकी क्वालिटी अलग है। आप कहते हैं कि 20 रुपए का क्या मिलता है? एक चाइनीज समोसा मिलता है। 20 रुपए, 12 रुपए का सड़ा हुआ खाओगी तुम, ठीक है? 20 रुपए का एक चाइनीज समोसा मिलता है, ठीक है? तो अब बताओ, पैसे के लिहाज से दोनों इक्वल हैं, तो तुम क्या करोगे? चाइनीज समोसे की जगह रुपया खा जाओगे क्या? नहीं, दे आर इक्वल। तुम क्या, बोथ आर, दिस बोथ आर क्या? इक्वल, डिफरेंट, सिमिलर। बताओ क्या है? इक्वल है, डिफरेंट है। भाई पैसा पैसा है, समोसा समोसा है। पैसा समोसा है क्या? या समोसा पैसा है क्या? तुम कहो कि ये दोनों बराबर है, समोसा पैसा है इसलिए मैं पैसे को ही खा जाऊंगा, या मैं पैसे की जगह समोसा लेके चलूंगा जेब में, ऐसा तो कहोगे नहीं, है कि नहीं? पैसे की क्वालिटी अलग है, समोसे की क्वालिटी अलग है। जब तुम कहते हो कि 20 रुपया बराबर एक समोसा, तो क्या बोलते हो कि एक क्या चाइनीज समोसा रुपया है? नहीं ना। तुम कहते हो F इज इक्वल टू एम ए। अब बताओ क्या होगा? सिंस F इज इक्वल टू एम ए, इसलिए एम ए इज ए फोर्स। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। एफ और एम ए बराबर है तो क्या एम ए फोर्स है? रुपया और समोसा बराबर है, क्या समोसा रुपया है? तो एफ और एम ए क्या है? इसलिए एफ एंड एम ए आर क्या? इक्वल है, डिफरेंट है कि सिमिलर है? बोलो, इक्वल है और डिफरेंट। वो सिमिलर नहीं है। फोर्स है और एम ए है। फोर्स क्या है? क्वालिटी है, और एम ए क्या है? क्वांटिटी है, राइट? तो आइंदा से कभी भी हम लोग फोर्स के डायग्राम में m इंटू ए नहीं दिखाएंगे। ठीक बात है? कभी भी हम लोग m इंटू ए नहीं दिखाएंगे, राइट? अब तुम बात समझो मेरी। फोर्स, मास और एक्सेलरेशन, इन तीनों के अर्थ हैं। m इंटू ए का कोई अर्थ नहीं है, बिल्कुल निरर्थक शब्द है, मीनिंगलेस बात है।
और ma एक फोर्स नहीं है। जो कहता है कि फोर्स ma बराबर है इसलिए ma एक फोर्स, वो यही कह रहा है कि 20 रुपया और चॉकलेट बराबर है, तो चॉकलेट रुपया है तो मैं रुपया ही खा जाऊंगा। वो आदमी है, तो चॉकलेट की जगह रुपया खा जाएगा। बात समझ में आई? तो F इज इक्वल टू ma में ma एक फोर्स है क्या? ma फोर्स है? नहीं, ma फोर्स नहीं है। ये बात हमको समझ में आ गई। चलो थोड़ा सा मैं बात करता हूं एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जिस रेट से वेलोसिटी चेंज होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। A इज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, राइट, जिस रेट से वेलोसिटी चेंज होती है। अगर बॉडी का वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, तो बताओ फोर्स किधर होगा? हाँ, फोर्स इधर होगा। फोर्स की दिशा किसकी दिशा में होती है? वेलोसिटी की दिशा में कि एक्सेलरेशन की दिशा में? एक्सेलरेशन की दिशा में। बात समझ में आई? क्योंकि F इज इक्वल टू ma क्या बताता है कि फोर्स हमेशा किसकी दिशा में होगा? A की दिशा में होगा। श्योर? अच्छा, अगर कोई बॉडी मूविंग अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रही है और तुम चाहते हो कि वो धीमी हो जाए, तो क्या करोगे? वेलोसिटी मूविंग अपवर्ड, यानी इसकी वेलोसिटी किधर है? ऊपर की ओर, और ये डी एक्सेलरेट कर रहा है, डी एक्सेलरेटिंग, और ये डी एक्सेलरेट कर रहा है यानी धीमा हो रहा है। तो बताओ एक्सेलरेशन किधर होगा? उसको सपोर्ट करेगा कि विरोध में होगा? विरोध में होगा। अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो क्या बोलोगे? इट इज मूविंग अपवर्ड्स एंड डी एक्सेलरेटिंग, बिकॉज वेलोसिटी के अपोजिट में एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? अब क्या हुआ? अगर ऐसा हुआ कि वेलोसिटी भी ऊपर है और a ऊपर है, क्या लिखोगे इसको? इट इज मूविंग अपवर्ड्स एंड एक्सेलरेटिंग। ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है लेकिन एक्सेलरेट कर रहा है। अगर तुम v नीचे कर दो और a नीचे कर दो, अब क्या होगा? इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स एंड एक्सेलरेटिंग। अगर v ऊपर हो गया और a ऊपर हो गया, तब क्या बोलोगे? इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स एंड डी एक्सेलरेटिंग। अब बताओ इस केस में फोर्स किधर होगा? बताओ, ऊपर की नीचे की? इधर नीचे। F नेट नीचे होगा, किसकी दिशा में? F नेट हमेशा एक्सेलरेशन को देखता है, v से उसका मतलब भी नहीं। यहां बताओ F नेट किधर होगा? क्योंकि नेट एक्सेलरेशन इधर है, a की दिशा में होगा। यहां F नेट किधर होगा? नीचे। और यहां F नेट किधर होगा? ऊपर। बात समझ में आ गई? श्योर? 100%? बढ़िया। एक लास्ट बार बात किए थे, मैं उस बात को करता हूं कि प्लेन पे एक बॉडी है, प्लेन पे कितना हुआ? गिनना जरा। 11 है? ठीक बात है। देख लो बेटा, सब बंबई से आया है, ये सब देख लो। यहाँ गोरखपुर में बैठ के तुम बंबई का मजा ले रहे हो। देखो, ठीक है, राइट। ये बॉडी प्लेटफॉर्म पे पेन है, जैसे वही बॉडी, इसको ऊपर ले जा रहा हूं, एक्सेलरेशन इज। ये एट रेस्ट, ये रेस्ट पे। अगले बार मैं उसे एक्सेलरेशन ए से ऊपर ले जाता हूं, फिर मैं इसे एक्सेलरेशन ए से नीचे ले आता हूं। फिर ऊपर जाता है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, नीचे आता है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। फिर ये ऊपर जा रहा है वेलोसिटी v से और एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है, नीचे आ रहा है वेलोसिटी v से, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है। वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, और यहाँ क्या चीज? वेलोसिटी नीचे है, एक्सेलरेशन ऊपर है। और यहाँ पे फ्री फॉल कर रहा है, a इज इक्वल टू g, और यहाँ पे ये a ग्रेटर देन g। कितने केस हुए? 11 केस हुए। ठीक बात है। कौन सा केस पॉसिबल नहीं है बताओ? सारा पॉसिबल है। जरा एग्जांपल दो, एग्जांपल दो, सबका दो। देखो ध्यान से, यहां कोई बॉडी रेस्ट पे है, देखो ये एग्जांपल रेस्ट पे है, ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है कि नहीं? वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, ये ऊपर भी जा रहा है और एक्सेलरेट तेजी से एक्सेलरेट हो रहा है कि नहीं? शीट जो आ जाएगी न्यूटन लॉ की, उसको बांट दो तो बच्चों को सबको, और हमारी टेबल पे इतनी शीट रखी हुई खुली होगी, वो भी लेते आना, 2 शीट होगी। ठीक है, यहां बॉडी क्या है बोलो?
वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेट हो रहा है। जैसे लिफ्ट ऊपर जाती है और तेजी से जा रही है ना, ऊपर जा रही है और एक्सेलरेट भी हो रही है। अब ये नीचे जा रही है और एक्सेलरेट हो रही है। लिफ्ट नीचे आ रही है और तेजी से नीचे जा रही है, एक्सेलरेट हो रही है। यहां लिफ्ट ऊपर जा रही थी लेकिन अब उसे रुकना है तो उसे ब्रेक लगाना पड़ा, तो डी एक्सेलरेट की। नहीं समझे? यहां लिफ्ट नीचे आ रही थी लेकिन अब उसे रुकना है तो ब्रेक लगाई तो रुक गई, है कि नहीं? यहां क्या हुआ? फ्री फॉल, लिफ्ट का केबल टूट गया और लिफ्ट फ्री फॉल कर गया। भगवान ना करे कभी ऐसा हो, इसीलिए मैं लिफ्ट पे चढ़ता भी नहीं। सीढ़ियों से जाना बेहतर है भैया। मोटे मोटे 3 आदमी सवार हो गए, लिखा है 6 आदमी, मोटे मोटे 6 सवार हो गए, अब वो होगा 12 आदमी, मैं निकल के बाहर हो जाता हूँ। ठीक है, यहां ये बताओ, ये एग्जाम्पल, ये पेन है, ये आ रहा है, ये टेबल जी से ज्यादा तेजी से चला है, हाथ तेजी से भाग जाए, कॉन्टैक्ट छूट गया। कॉन्टैक्ट छूट गया ना, जब कभी भी प्लेटफॉर्म को आप ज्यादा एक्सेलरेशन से लेके भाग जाएंगे तो कॉन्टैक्ट छूट जाएगा। तब रिएक्शन कितना होगा? रिएक्शन कितना हो जाएगा? यहां पे 0, कॉन्टैक्ट छूट गया। नहीं समझे? बात समझ में आई? इतनी कौन पॉसिबल नहीं, इसमें सब पॉसिबल। मजे की बात है कि 11 केस पॉसिबल है। ठीक है, अब क्या किया जाए? अब ये देखना, अब मैं डायग्राम बनाता हूं। पिछली बार ये बात हो चुकी है, फिर मैं कर रहा हूं। बॉडी का वेट mg और नीचे है टेबल, टेबल ने इसे n से धक्का दिया, इसने भी टेबल को n से धक्का दिया। ये बॉडी का डायग्राम है। ये जो है फोर्स डायग्राम है किसका? फोर्स डायग्राम ऑफ ब्लॉक, यार सबका जानते हो सबका। ये किसका डायग्राम? 11 का डायग्राम है। ऐसा नहीं कि किसी एक का है। मजे की बात है कि जब बॉडी, जैसे हम महसूस तो कर लेते हैं, तुम लिखो नहीं यार मेरे भाई, सब लिखा हुआ है, काहे नहीं लिख रहे हो? तो बैठो तुम, बस सुनो खाली। वैसे तो टाइम मिल जाता है, टीचर की बकवास से आदमी थोड़ा लिखने उखने रहता है। यहाँ क्या कंटिन्यूअस सुनना ही है, क्योंकि शीट पे सब हम लिखे हुए हैं। तुमको लिखने का मजा हम देंगे ही नहीं, तुम लिखने में थोड़ा बहुत आनंद ले लो। तुम सिर्फ सोचोगे और टिक लगाओगे, सोचोगे टिक लगाओ। ठीक है, चलो अब बताओ। जैसे पेन जो है हम मेरी हथेली पे रुकी हुई है, रुकी है, धरती इसको किधर खींच रही है? नीचे की तरफ, और हथेली से क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है ऊपर की तरफ। धरती के खिंचाव को मेरी हथेली का धक्का बैलेंस करके इसे रोके हुए है। श्योर? ठीक बात। तो यहां हथेली धक्का दे रही है, बात समझ में आ रहा है? जब ये ऊपर जा रहा है तब भी समझ में आ रहा है कि हथेली धक्का दे रही है, तभी ऊपर जा रहा है। और जब ये नीचे आ रहा है तो हथेली क्या कर रही है? तब भी धक्का दे रही है। क्योंकि अगर हथेली ना होती तो तेजी से नीचे आता, लेकिन हथेली के साथ क्या कर रहा है? ये और धीमे धीमे नीचे आ रहा है। हथेली बाधा की तरह, बैरियर की तरह काम करी, इसको धीमे धीमे, ये और तेजी से आ सकता था, लेकिन हथेली ने इस पे ऊपर फोर्स लगा के इसे धीमा कर दिया, धीमे धीमे आ रहा है नीचे। तो ये पेन मेरी हथेली पे चाहे रुकी रहे, चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे आए, तीनों केस में रुके रहो। अभी तुम उसको छोड़ दे यार, तुम हमारे हैं। तीनों केस में हथेली क्या कर रही है? पेन को धक्का दे रही है। तीनों केस में हथेली पेन को धक्का दे रही है। ठीक ना? तो इस सारे केसेस में ये डायग्राम यही होगा। सारे केसेस में वेट धरती खींचेगी नीचे की तरफ और हथेली धक्का देती ही रहेगी, क्योंकि कड़ा सरफेस धक्का दे ही सकता है, चाहे तुम किधर भी ले जाओ, कैसे भी ले जाओ। बात समझ में आ गई? श्योर? तो यहां पे जो धक्का है, इस धक्के को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन या अपेरेंट वेट, और अपेरेंट वेट बोलते हैं इसको। ठीक ना? अब बताओ, यहां पे बताओ किन किन जगहों पे एक्सेलरेशन 0 है? यहां पे एक्सेलरेशन 0 है, और जहां जहां वेलोसिटी कांस्टेंट है वहां एक्सेलरेशन 0 है, यहां एक्सेलरेशन 0 है कि नहीं? जिन जिन जगहों पे एक्सेलरेशन 0 है वहां वहां नेट फोर्स 0 होगा। तो इसका मतलब वहां वहां एन और mg बराबर होगा। अगर a 0 है इसका मतलब नेट फोर्स 0 हो गया, इसका मतलब n भी एग्जैक्टली बराबर हो गया किसके? mg के। दोनों बराबर होंगे। श्योर? नेट फोर्स 0 हो गया। लेकिन अगर a ऊपर की तरफ है इसका मतलब नेट फोर्स किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ है। इसका मतलब n बड़ा हो गया और mg छोटा हो गया। तब n बड़ा है किससे? mg से, तभी तो नेट फोर्स ज्यादा हो गया ऊपर की तरफ। और अगर a है नीचे की तरफ, इसका मतलब क्या हो गया? f नेट किधर हो गया? तरफ। इसका मतलब क्या हो गया? mg बड़ा हो गया और n क्या हो गया? छोटा हो गया।
अब यहाँ पे mg बड़ा है, n छोटा है। बात समझ में आई? तो यहां बताओ एक्सेलरेशन 0 है, यहां क्या होगा, n बराबर n इज इक्वल टू mg होगा। यहां कौन बड़ा होगा, n की mg। बॉडी ऊपर जा रही है तो धक्का ज्यादा होगा, तभी तो ऊपर लेके जा रहा है। कौन बड़ा, n बड़ा गए mg से। यहां कौन बड़ा, mg बड़ा है n से, यानी n छोटा है mg से। श्योर? यहां बताओ n इक्वल टू mg है। बॉडी का वेट नहीं एक्ट करता टेबल पे। क्या बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है टेबल पे? रिएक्शन। पेपर वेट रखा है टेबल पे, पेपर वेट का वेट एक्ट कर रहा है टेबल पे कि रिएक्शन? रिएक्शन। यहां बताओ क्या होगा, n इज इक्वल टू mg। यहां बताओ क्या होगा, n a ऊपर है तो n, यहां क्या होगा बोलो, यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, यहां जब फ्री फॉल करता है तो n 0 हो जाता है। फ्री फॉल कर रहा है तो n 0 हो जाएगा। तुमको पता है जब आदमी हवाई जहाज वगैरह से अगर बच जाए, कूद जाए, तो वो जमीन पे गिरने के पहले ही मर जाता है। ऐसा नहीं गिरे और मरे, नहीं, क्योंकि जब फ्री फॉल कर रही होती, बॉडी फ्री फॉल कर रही होती, तो हम सांस नहीं ले पाते हैं। सांस लेने के लिए प्रेशर डिफरेंस चाहिए हमारे फेफड़े और उसके बीच में। जब हम फ्री फॉल करते हैं सब जगह का रिएक्शन 0, प्रेशर सेम हो जाता है, हम सांस ले ही नहीं पाते। तो अगर हवाई जहाज तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरा है तो 200 मीटर में उसका काम खत्म हो जाता है, क्योंकि वो सांस ले ही नहीं पाया, वो सांस की कमी से मर जाता है। गिरता वो बाद में है। तो लोग सोचते हैं कि अगर हम 1 किलोमीटर से गिरे और नीचे गद्दा वद्दा एकदम बिछाया हुआ हो तो कौन गिरेगा उस पर? गद्दे पे गिरने से मैं और नहीं मरते, तुम किस पे मरते हो? बीच में ही कहानी क्लोज हो जाती है। नहीं समझे? जहाज ऊपर जा रहा है, नीचे धरती है, लोग सोच रहे हैं यहां से गिरेंगे तो मरेंगे, नहीं, वो यहां मरना है, गद्दा वद्दा बिछा के रखते। तो यहां से आया और बीच में ही आत्मा चली गई, आत्मा ऊपर चली गई और शरीर नीचे आ गया। वहीं कहां टूटे थे दोनों? बीच में ही सांस की कमजोरी के कारण सांस ले ही नहीं पाया, सांस फूल गई, खत्म हो गए, और ये आत्मा ऊपर चली गई, अब यहाँ शरीर नीचे आ गया, वहीं दोनों का पार्टीशन हो जाता है। बात समझ में आई? हाँ। फ्री फॉल जब भी होता है तो रिएक्शन 0 होता है। जैसे पानी है, पानी को तुम रख लो बर्तन में और फ्री फॉल होने दो, A बराबर G लगा दो, तो हर जगह प्रेशर सेम हो जाता है। ये नहीं होता कि रो GH लगाते हो ना, HDG पढ़ो, HDG वो नहीं लगाते यहाँ पे, हर जगह प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। चलो अब तुम मेरी बात समझो। तुम पढ़े होगे इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ लॉ पढ़े हो? अरे यार डेल्टा V बराबर IR पढ़े हो? तो जो फर्क होता है वो फर्क किसके बराबर होता है? IR के बराबर होता है। उसी तरह न्यूटन्स लॉ में जो फर्क होता है वो m इंटू a के बराबर होता है। यहां बताओ n बड़ा है mg से, तो क्या लिखेंगे? n बराबर mg लिखेंगे क्या? यहां पे किधर कुछ जोड़ें, mg प्लस कुछ, mg से ज्यादा क्या जोड़ें? ma लिख लोगे? श्योर? यहां क्या लिखोगे? n बराबर mg प्लस की माइनस, n जो mg से कम है, mg में से घटाना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे? माइनस, है ना? यहां तो सही है, यहां सही है, यहां क्या लिखोगे बोलो? n इज इक्वल टू mg लिखेंगे क्या? घटाएंगे? पगला रहे हो क्या? ऊपर जा रहे हैं, रिएक्शन क्या करेंगे? प्लस m जोड़ेंगे ना। यहां क्या करेंगे? n इज इक्वल टू mg माइनस m। यहां क्या लोग लिखोगे? mg माइनस m, यहां mg। तो रिएक्शन क्या हुआ? रिएक्शन 0 वेट से बड़ा भी हो सकता है, वेट से छोटा भी हो सकता है, वेट के बराबर भी हो सकता है, और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। बड़ा कब होता है? जब बॉडी ऊपर की ओर जा रही हो। नहीं, अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या पक्का है कि रिएक्शन वेट से बड़ा होगा? नहीं, ऊपर की ओर जाने से मतलब नहीं है, उसके जाने का मतलब वेलोसिटी दे रहा हो सकता है बॉडी ऊपर की ओर जा रही हो तब भी रिएक्शन छोटा हो। जाने से मतलब नहीं, उसके एक्सेलरेशन से मतलब है। बात समझ में आई? यानी अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो बताओ कौन बड़ा होगा? n की mg? कैनॉट से कुछ भी नहीं कर सकते। बॉडी ऊपर जा रही है तो कोई भी बड़ा हो सकता है। अगर ऊपर जा रही है और वेलोसिटी की दिशा में एक्सेलरेशन, तब तो n बड़ा है। अगर ऊपर जा रही है और वेलोसिटी के अपोजिट में एक्सेलरेशन, तब तो mg बड़ा है। और ऊपर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तब तो बराबर है। तो कुछ नहीं कर सकते, वेलोसिटी से कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर बोले बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड एंड इट इज एक्सेलरेटिंग, तब n बड़ा हो गया।
बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड एंड इट इज डी एक्सेलेटिंग, तब mg बड़ा हो गया। बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, a 0 हो गया, तब n बराबर mg हो गया। बात समझ में आई? तो हर केस में रिएक्शन लिख लोगे 11 केस में। और ऐसा ही बन सकता है, कोई बॉडी हवा में है और ऐसे छोड़ दिए, अगर उसको रोकना हो तो क्या करेंगे? बस उसको देख लेंगे और बस घूर के देख देंगे, वही रुक जाएगी। बॉल को रोकना, बॉल को यहां छोड़ दीजिए, घूर के गाली दे दीजिए या कुछ कर दीजिए, बॉल वहीं रुक जाएगी। रुकेगी नहीं, उठ के आएगी, एक झापड़ मारेगी फिर गिर जाएगी। बात समझ में आई? हाँ। अब क्या होगा, क्या बॉडी को रोकना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? यहां टेबल पे रख दो उसको भाई, रुक जाएगी। इस पेन को रोकना चाहते हो तो क्या यहां रख के जाते हैं क्या हम लोग? यहां रख के जाते हैं, वहीं रुकी रहेगी ना। यहां रख के जाए तो रुकी रहेगी क्या? उसको टेबल पे रख दो, या इसको मैं जाऊं तो रस्सी से बांध दूं, ऊपर लटका दूं। तो दो रास्ते हैं, या तो मैं इसको टेबल पे रख दूं या क्या करूं, इसको ऊपर से रस्सी से बांध दूं। तब क्या होगा बोलो? बॉडी का वेट कितना? mg नीचे की तरफ। अब बताओ ये रस्सी क्या करेगी? उसको खींचेगी कि धक्का देगी? खींचेगी। यहां क्या शब्द बोलोगे कि धरती के अट्रैक्शन को रस्सी खींच के बैलेंस कर दे रही है। यहां क्या बोलते थे? धरती के अट्रैक्शन को टेबल धक्का दे के बैलेंस कर रहा है। बात समझ में आई? टेबल हमेशा धक्का देता है, बॉडी चाहे ऊपर जाए, रुकी रहे, नीचे आए। और रस्सी हमेशा खींचती है, बॉडी चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे आए, चाहे रुकी रहे। और रस्सी में भी ऐसे ही केस बन सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, लिखना नहीं है, शीट ले आते हैं, ला नहीं पा रहे।